नमस्कार बच्चों। अपन ने पृथ्वी की उत्पत्ति में कल विवर्तनिक शक्तियों को पढ़ा, जिसमें अपने आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां पढ़ी। कल अपने ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, है ना। आज अपन पढ़ेंगे बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। कल मैंने आपको बताया था दो प्रकार की विवर्तनिक शक्तियां हैं जो पृथ्वी की हलचल के कारण होती है। यहाँ अपन ने आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में कल विस्तार से अध्ययन किया था। आज अपन बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर उपस्थित अजैविक घटकों के कारण, पृथ्वी पर उपस्थित अजैविक घटकों के कारण पृथ्वी पर होने वाला परिवर्तन, पृथ्वी पर होने वाला परिवर्तन, अजैविक घटक प्रकाश, ताप, हवा, पानी, इन सब की वजह से पृथ्वी पर जो परिवर्तन होगा वो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के अंतर्गत आएगा। अब बाह्य विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की होगी, प्रथम समूह और द्वितीय समूह। देखो, प्रथम समूह जो मतलब शक्तियों का डिवाइडेशन इसलिए कर दिया कि एक शक्तियां ऐसी है जो अपने स्थान पर रह के ही कार्यशील रहती है, दूसरे वो शक्तियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है, गति से कार्य करती है। एक शक्तियां हैं जो अपने स्थान पर रह के ही कार्यशील होती है और दूसरी वे शक्तियां जो गति से रहकर कार्य करती है। तो प्रथम समूह में अपने स्थान पर रहने वाली है जो गति नहीं करती। इसका एग्जाम्पल अपना है अपक्षयण की शक्तियां। कौन सी? अपक्षयण की। नाम से पता चल गया आपको, अपक्षयण का मतलब टूटना। वैसे ही द्वितीय समूह में है जो गति से काम करेगी। अपर्दन की शक्तियां, जैसे आप पढ़ते थे मृदा अपर्दन, जल अपर्दन, तो मिट्टी का उड़कर और बहकर, यानी एक गति हो रही है इसमें। तो इस प्रकार जो गति से काम करेगी उनका नाम है अपर्दन, और जो गति नहीं करेगी उनका नाम है अपक्षयण, मतलब उनका प्रभाव बिना गति के होगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं चट्टानों का टूटना, चट्टानों का टूटना। चट्टानों का टूटना कैसे? जैसे सूरज की तेज गर्मी होती है दिन में, जिसकी वजह से चट्टानें फैलती है, रात्रि को वही ठंड पड़ती है जिसकी वजह से वापस चट्टानें सिकुड़ जाती है। इस प्रकार वो फैलने और सिकुड़ने की वजह से चट्टानें क्या पड़ जाएगी? कमजोर पड़ जाएगी। फिर इतने में इनके ऊपर पानी और गिर जाएगा, बारिश का पानी गिरने से वो और कमजोर पड़ जाएगी। उसके बाद मान लो पाला पड़ जाता है, ठंड पड़ जाती है, तो बर्फ जमने से वो पानी जो गिरा था वो पानी बर्फ में बदलेगा, जिसकी वजह से जगह बढ़ेगी और जिसकी वजह से चट्टान क्या हो जाएगी? चटक जाएगी, क्योंकि वो पानी उनके बीच में घुस गया था। अब ये पानी, बारिश का पानी जो बीच में चला गया था, तो वो वापस जमेगा तो उसको ज्यादा जगह चाहिएगी। इस प्रकार चट्टान क्या हो जाएगी? चटक जाएगी। दिन में गर्मी, चट्टान का फैलना, सिकुड़ना, फिर आपको ठंड पड़ना, फिर बारिश का हो जाना, पाले का पड़ जाना, ये सब कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से चट्टानें टूट जाएगी, चट्टानें कमजोर पड़ जाएगी। और टूटने से, चट्टानों के टूटने से क्या बनेगी? मृदा, मिट्टी। ठीक है। इसी प्रकार दिन में गर्मी बताया अपन ने, चट्टानें फैलेगी, रात को ठंड, फिर सिकुड़ेगी। इस प्रकार चट्टान कमजोर पड़ जाएगी और जिससे वो उसका चट्टानें टूट टूट कर मृदा में रूपांतरित हो जाएगी। फिर दूसरा कारण है रासायनिक क्रियाएं, जैसे कि ऑक्सीडेशन, मतलब वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है। ऑक्सीडेशन, कार्बोनेटीकरण, जल अणुओं से जुड़ना, विलयीकरण, इसके अलावा अम्लीय वर्षा होती है जैसे, तो अम्लीय वर्षा से हमारी मिट्टी जो होती है वो बेकार हो जाती है ना, तो मृदा का एक तरीके से संरक्षण हो जाता है वो। तो इस प्रकार से ये सब बाह्य अजैविक कारक है जो अब ये मनुष्य की शक्तियों की वजह से नहीं हो रहे। जैसे मान लो, तो इनके प्रभाव से हमारी चट्टानों का कमजोर पड़ना, मृदा का प्रदूषित होना, ये सब कारण हो रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे है जैविक क्रियाएं। क्या है? जैविक क्रियाओं का जैसे नाम से स्पष्ट हो गया कि पेड़ पौधे, मनुष्य आदि की वजह से, इन लोगों जैविक शक्तियों की वजह से यदि कोई परिवर्तन होता है तो वो जैविक शक्तियों में आ जाएगा। जैविक शक्तियों में जैसे कि चट्टानों में, अब पेड़ पौधे की जड़ें होती है, जड़ मान लो कई बार किसी किसी पेड़ की जड़ें जो इतनी गहराई में चली जाती है, जैसे हमारी इमारतें हैं उनके चट्टानों में प्रवेश कर जाती है वो, तो उनकी जो नीचे की नींव होती है वो क्या पड़ जाती है? कमजोर पड़ जाती है, जिससे कि वो नष्ट भी हो सकती है, प्रवेश करके वृद्धि कर लेती है। जंतु और कई जंतु बिल बना लेते हैं, जिससे भी हमारी नीचे की जो जमीन है वो पोलियो की खराब हो जाती है, जिससे हमारी चट्टानों की संपदा और इसके अलावा कई जैसे हमारी ऐतिहासिक इमारतें, ये भी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। आप जानते हो दिन से दिन प्रदूषित हो रहा है, और ताजमहल का आपको मालूम है यमुना नदी कितनी प्रदूषित हो रही है इसकी वजह से, और निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड से जो ताजमहल की प्राकृतिक सुंदरता है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? पीली पड़ती जा रही है। इसके अलावा मानव मशीनों से, बारूद की मदद से, मतलब ये मशीन चलाते हैं जिससे कि वो बड़े बड़े पहाड़ ये तोड़ते हैं, बारूद की जो एक बार की बारूद की फैक्ट्री होती है उनसे बारूद उड़ाते हैं, जिसकी वजह से सारी चट्टानें हमारी चटक जाती है। और इसकी वजह से जो हमारे पहाड़ है धीरे धीरे वो क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं। जबकि पहाड़ जो है वो वर्षा के एक महत्वपूर्ण घटक है, बारिश होने के लिए आवश्यक घटक है। अब इस प्रथम समूह मतलब नहीं, इन बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के कुछ हानियां हो रही है तो कुछ फायदे भी हैं। फायदे कैसे? अपक्षयण से बनी मिट्टी कृषि कार्य के लिए उपजाऊ होती है। अपक्षयण से जो मिट्टी बनती है, क्योंकि चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है, और यह मिट्टी हमारे खेती के कार्य के लिए उपजाऊ रहती है।
और मैदानों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अपन देखेंगे, अभी अपन ने पढ़ा है अपक्षयण की शक्तियां। अपक्षयण की शक्तियां जो अपने स्थान पर रहती है, गति नहीं करती, ठीक है। अब अपन देखेंगे अपर्दन की शक्तियां। अपर्दन की शक्तियां जो गति करती है, मतलब इसी प्रकार मृदा जल वायु बर्फ अपने प्रवाह के साथ, मृदा जल वायु बर्फ कुछ भी हो, ये अपने प्रवाह के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों का परिवहन करती है और वहां जाकर वो जमा हो जाते हैं, जिन्हें और कभी कालांतर में फिर वो धरातल का रूप धारण कर लेते हैं। मिट्टी उड़कर या बहकर, पानी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। ये सब पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ ले जाते हैं, जिससे कि पदार्थों का परिवहन होकर वो पदार्थ वहां जमा हो जाते हैं और कालांतर में वो किसी धरातल का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार अब जैसे अपन देखेंगे बहती वायु की शक्तियां। बहती वायु की शक्तियों में आप जानते हैं कि हवा, मानसूनी हवाएं चलती है। मानसूनी हवाएं ऋतुओं के आधार पर चलती है, गर्म से ठंडी की ओर चलती है। इनकी वजह से मानसूनी हवाओं की, बहती हवा की शक्ति से कई बार बाढ़ आ जाती है। आपको मालूम है हवा के प्रवाह तेज से बड़े बड़े पहाड़, जैसे अपने बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, इमारतें ढह जाती है। तो इस प्रकार कई बार तीव्र हवा से जान माल की भी हानि हो जाती है। दूसरी बात मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं जो होती है वो मानसून ऋतुओं के आधार पर चलती है। 6 महीने गर्म, 6 महीने ठंडी। इस प्रकार चक्रवात। चक्रवात एक वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर केंद्रीय बिंदु की ओर बहती हवाओं को, एक वृत्ताकार पथ पर एक सेंटर की तरफ हवा बह रही है तो उसको बोलेंगे चक्रवात। और चक्रवात की जो एक रेंज होती है वो 400 से लेके 3000 किलोमीटर तक हो सकती है। चक्रवात के द्वारा समझो आप, एक वृत्ताकार पथ पर केंद्रीय बिंदु की ओर बहती हवाओं को, एक वृत्ताकार पथ पर केंद्रीय बिंदु की ओर बहती हवाओं को ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की रेंज मिनिमम या मैक्सिमम मान लो, मैक्सिमम 400 से लेके 3000 किलोमीटर तक हो सकती है। अब देखो, अब घनघोर वर्षा होती है तो घनघोर वर्षा से पेड़ पौधों का टूटना, कमजोर निर्माण रहना, जीवन बाधित हो जाता है। ये आपको पता ही है, बाढ़ आ जाती है ना। बहते पानी की शक्ति। बहते पानी की शक्ति। बहते पानी की शक्ति में बाढ़ आ जाएगी। नदियों में अचानक जल के तीव्र प्रवाह। नदियों में अचानक जल के तीव्र प्रवाह एवं जल स्तर बढ़ने से विनाशक स्थिति बन जाती है, वो बाढ़ कहलाती है। नदियों में अचानक जल के तीव्र प्रवाह और जल स्तर बढ़ने से विनाशक स्थिति बन जाती है, उसको हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ इसके अलावा हिमनद। ठंडे देशों में वर्षा नहीं होती, पानी हिमकणों के रूप में, बर्फ के रूप में नीचे गिरता है और बर्फ के रूप में जमकर बरसता है तो उसको बोलते हैं हिमपात। और बर्फ की मोटी परत जम जाती है, ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से फिर ये मोटी परत नीचे से खिसकती जाती है। और जैसे कि आपने देखा था उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी उसमें ऐसे ही हुआ था, बर्फ की जो मोटी परतें थी वो नीचे की तरफ खिसकना, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खिसकती गई और जिसकी वजह से हिमनद के परत के बहने को हमने हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। जिससे कितनी हानि हुई थी, जैसे बड़े पूरे पूरे बर्फ के पहाड़ थे वो नीचे आ गए, जिससे बड़ी बड़ी इमारतें भी ढह गई। इसके बाद है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णता। आप अच्छे जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है, ग्लोब का मतलब विश्व और वार्मिंग का मतलब गर्म, यानी पूरे संसार का गर्म होना, पूरे संसार का गर्म होना। संसार गर्म कहना कैसे होगा, आप देखोगे संसार जैसे जैसे वातावरण में हमारे देखते हैं गर्मी बढ़ती जा रही है, इसका दूसरा नाम एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, हरित गृह प्रभाव। पहले ठंडे देशों में क्या होता था कि जैसे सूरज की रोशनी बहुत कम आती है वहां पे, तो वहां के लोगों में ये सिस्टम था कि जैसे हरी जो ग्रीनरी होती थी उसके चारों तरफ कांच का घर बनाया जाता था, क्योंकि कांच के अंदर सूर्य की किरणें ज्यादा प्रवेश कर सके और ठंड बाहर कम निकल सके, तो वो गर्मी वाली कंडीशन उनके लिए क्रिएट की जाती थी। लेकिन अपने वातावरण में दिन से दिन होने वाले प्रदूषण की वजह से, दिन से दिन होने वाले CO2 की मात्रा की वृद्धि की वजह से सूर्य की किरणें नीचे आती है, जिसमें से पहले ऐसा होता था कि केवल 2% रहती थी, बाकी परावर्तित होकर लौट जाती थी। लेकिन अभी सूर्य कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत यहाँ बनने की वजह से ये किरणें वापस नहीं जा पाती, जिससे हमारा पूरे विश्व का तापमान क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। और विश्व का तापमान गर्म होने से जो हमारे हिमनद है, बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर है, हिमालय पर्वत, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। अब इस बर्फ के पिघलने से पानी बनेगा, वो पानी समुद्रों में जाएगा, जिससे समुद्रों के जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे समुद्र किनारे टापू और ये सब होंगे वो क्या होते जाएंगे, जल निमग्न होते जाएंगे, वो डूबने की कगार पर आए हुए हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णता को रोकना एक महत्वपूर्ण कारक है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव। अब अपन देखेंगे समुद्री धाराएं। समुद्र के अंदर निश्चित दिशा में होने वाले जल प्रवाह को, समुद्र के अंदर निश्चित दिशा में होने वाले जल प्रवाह को समुद्री धाराएं कहते हैं।
समुद्र के अंदर एक निश्चित दिशा में होने वाले जल प्रवाह को समुद्र धाराएं कहते हैं। एक प्रकार ये समुद्र के अंदर ही बहने वाली नदियां हैं, समुद्र के अंदर बहने वाली नदियां। अब ये धाराएं दो प्रकार की होगी, गर्म और ठंडी। गर्म हवाएं आप समझोगे, गर्म धाराएं कैसे? गर्म धाराएं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, समुद्र का जो उनका जो डायरेक्शन है वो गर्म वाले भाग से ठंडे वाले भाग की तरफ है। तो गर्म वाले भाग से तो होगी गर्म, लेकिन ठंडे की तरफ जाएगी। तो गर्म धाराएं हमेशा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, और ठंडी धाराएं जो होगी उसका मतलब वो ध्रुवों से शुरू होके विषुवत रेखा की तरफ। ये लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे दोनों धाराएं मिल भी सकती है, जहां दोनों धाराएं मिलती है। लेकिन और जहां जब दोनों धाराएं मिलती है तो कई बार हरिकेन, टाइफून, ऐसे तूफान आते हैं। ये तूफानों के नाम है। अमेरिका में तूफान हरिकेन को बोलते हैं और जापान में इसको टाइफून बोलते हैं। ठीक है। अब है ज्वार भाटा, लास्ट अपना है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आप सब जानते हैं किसे कहते हैं? सूर्य और, क्या आपको पता है कि सूर्य और चंद्रमा जब एक सिद्धि में आ जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तो आएगी, एक सिद्धि में आ जाते हैं, तो पृथ्वी के सागरीय तल पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। पृथ्वी के समुद्र का जो जल है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। इसकी वजह से वो जल ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। तो जल का ऊपर उठना ज्वार और जल का नीचे गिरना भाटा कहलाता है, और पूरी कंडीशन को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा दो प्रकार का हो जाएगा फिर, दीर्घ और लघु। मतलब एक, कई बार तो ऐसा होता है कि पानी बहुत ऊपर तक उठता है, वो कंडीशन अपनी होती है पूर्णिमा और अमावस्या को। इसके अलावा जब जल एक निम्नतम ऊंचाई तक ही चढ़ पाता है उसको बोलते हैं लघु ज्वार, और ये हमारा अष्टमी को होता है। इस प्रकार बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की वजह से होने वाले प्रभाव आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कल आपने ध्यान रखे थे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, ये आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के प्रभाव थे। और अक्षय की शक्तियां, चट्टानों का टूटना, जैविक क्रियाएं, ग्लोबल वार्मिंग, ज्वार भाटा, ये सब बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के प्रभाव है। इनको आपको ढंग से दिमाग में रखना है। और आज अपना चैप्टर पूरा हो गया। नमस्कार।